गुड आफ्टरनून। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी कि विदेशी व्यापार और बाजार पेड़ का एकीकरण किस तरह से होता है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। देखो, फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेश व्यापार और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी कि बाजारों का किस तरह से एकीकरण किया जाता है, ये हमें देखते हैं। और इससे पहले ट्रेड रहे या फॉरेन ट्रेड रहे, अगर फॉरेन ट्रेड रहता है तो उसका मार्केट में इंटीग्रेशन, मार्केट को इंटीग्रेशन करने का क्या रोल रहता है, क्या कोई बता सकता है? विदेशी व्यापार से किस तरह से मार्केट का एकीकरण होता है? विदेशी व्यापार से हम दुनिया का जो मार्केट रहता है उसका एकीकरण हो सकता है। उसका क्लू है एमएनसीज कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है वो प्रोडक्शन एक देश के अलावा मेनी कंट्रीज में प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग भी करती है। और इसी वजह से क्या होता है कि एमएनसीज के जरिए मार्केट का लिंकिंग किस तरह से होता है ये हमने देखा है। व्यापार विभिन्न देशों को जोड़ता है, वो है मल्टीनेशनल जो कंपनीज रहती है। इनकी वजह से मार्केट को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किन की वजह से मार्केट को जोड़ा जाता है वो है ट्रेड यानी कि व्यापार का माध्यम। व्यापार के माध्यम से देश को मार्केट ही नहीं तो दुनिया के देशों को भी जोड़ा जाता है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि एशियन पीरियड से हमारा देश का जो व्यापार है वो विदेश में होता ही था और इसी व्यापार के जरिए जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ जुड़े रहते थे। लेकिन अभी हमने ग्लोबलाइजेशन का स्वीकार किया है और इस ग्लोबलाइजेशन के पूरी दुनिया में ऐसे कुछ एमएनसीज रहते हैं जिनको व्यापार करना, जो वो व्यापार करते हैं और उसी व्यापार से एक ही कंपनी अगर हर एक कंट्रीज में अगर ट्रेडिंग करती है तो इसका मीनिंग यही है कि वो देश हर एक देश को जहां जहां वो ट्रेडिंग करते हैं उनको जोड़ने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए शायद अब माना जाता है कि हमारा जो भारत देश है वो ईस्टर्न कंट्रीज से जाना जाता है और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वेस्टर्न कंट्रीज माने जाती है। और इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पूरब और पश्चिम ये जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन की दिशाएं अलग अलग रहती है, लेकिन इसको मिलाने का काम ये ट्रेड करता है। और किस तरह से आपको मालूम है, पूरब और पश्चिम को मिलाने का जो कार्य है ये ट्रेडिंग ने किया है। और इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का किस तरह से वो एकीकरण कर सकता है यही हमें यहाँ देखना है। हर एग्जांपल अगर हम इंडिया का लेते हैं तो 17th सेंचुरीज में इंडिया में जो यूरोपियन कंपनी भारत में ट्रेडिंग करने के लिए जब आई थी उनमें से एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और किस देश के है? ब्रिटेन के है। अब ब्रिटेन कहां से है? यूरोपियन कंट्री जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप रहता है उसे कहते हैं। देखो मतलब ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वीय भारत रहता है यहाँ पर व्यापार करने वाली जो कंपनी रहते हैं इनको ब्रिटेन ने व्यापार करने का अधिकार दिया था। इंडियन हिस्ट्री में हम ये पढ़े हुए, लेकिन शुरुआत यहाँ से हमें देखने को
मिलते हैं और बाद में किस तरह से, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब ये एमएनसीज इनके पास ज्यादा इनॉर्मस वेल्थ रहती है और इसके अलावा ट्रिमेंडस पावर भी रहती है, और इन्हीं दोनों के आधार पर वो जहां मार्केट करते हैं या जहां ट्रेड करते हैं वहां पर उस मार्केट और प्रोडक्शन यानी कि डेवलपमेंट कंट्रीज पर भी किस तरह से वो कंट्रोल प्रस्तावित करती है ये भी हमें मालूम है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन में जब ये कंपनी अलग अलग देशों में जब व्यापार करने का प्रयास करती है तो उस देशों में व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ उस देशों में जो लोकल की कंपनीज है उसके साथ भी वो कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी भी रखती है। इस तरह से जिस लोकल कंपनी है उस लोकल कंपनी को खरीद कर वहां पर उस कंपनी पर जो कल हमने देखा जिसे हम स्मॉल जो कंपनीज कहते हैं उसको खरीद कर पर कंट्रोल प्रस्तावित करते हैं और उसके प्रोडक्शन पर वो अपने ब्रांड के नाम से किस तरह से वो ट्रेड करते हैं ये हमने देखा। और यही आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से विदेशी व्यापार बाजारों को एकीकरण करने का प्रयास करती है। देखो, for a long time foreign trade has been the main channel connecting countries। देखो मतलब पिछले कुछ for a long time मतलब लंबे समय से यहाँ में जो विदेशी व्यापार है वो विभिन्न देशों को जोड़ने का एक मुख्य माध्यम माना जाता है। यानी कि ट्रेडिंग की वजह से एक लंबे समय से इसका ट्रेड हम नहीं बता सकते क्योंकि प्राचीन काल से भी ये व्यापार चलता था और इसलिए इसका काल निश्चित नहीं है। और इसी लेकिन यहाँ पर बताया है कि एक लंबे समय से जो व्यापार वो दुनिया में चल रहा है उस व्यापार के जरिए वो देशों को जुड़ाने का प्रयास करती है और यह एक माध्यम उनका ये है वो है ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं होता ये ध्यान में रखो, अगर ट्रेडिंग होती लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज में नहीं होती तो हमारे देश में जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं ये हमारे देश में नहीं आता था। मतलब जो से हम सांस्कृतिक आदान प्रदान है ये भी इसी के शुरुआत से ही हो चुकी थी। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि ये हिस्ट्री यू वुड हैव रीड, इतिहास में आपने पढ़ा होगा अबाउट द ट्रेड रूट connecting India and South Asia to market both in the east and west and the extensive trade that took place along these routines। देखो कितना बड़ा यह सेंटेंस है, लेकिन इतिहास में इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से पूरब से पश्चिम तक ईस्टर्न से वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से व्यापार होता था। और खास तौर पर यहाँ पर बताया है कि जिसे यहाँ पर इंडिया एंड साउथ एशिया इन देशों में किस तरह से जो व्यापार होता था ये होने वाले इस व्यापार को भी आपने पढ़ा होगा। एशियन पीरियड से भारत का जो ट्रेडिंग था वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि वेस्टर्न कंट्री से होता ही था। और ये हमने एशियन हिस्ट्री में पढ़ा है। ऑल्सो यू वुड रिमेम्बर, आपको यह भी याद होगा दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इंटरेस्ट व्हिच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। मतलब यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र उन्होंने किया है कि also you would remember, मतलब आपको यह भी याद होगा that was trading interest। देखो जो भी व्यापारी कंपनियां रहते हैं उसका एक ही एम रहता है और वो है इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें
प्रॉफिट होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। और इसी हित अपना ज्यादा से ज्यादा हित किस तरह से हो सकता है, इसी सोच से उन्होंने पूरे जो जिसे हम ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज या साउथ अफ्रीका हो, ये जो कंट्रीज है वो इनकी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई थी और पॉपुलेशन तो बहुत ही ज्यादा थी। और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर ट्रेडिंग करने का मकसद रखा था, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंज्यूमर मिल रहे थे। कंज्यूमर अगर मिलते हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा रहती है, और डिमांड ज्यादा रही तो उनको ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद उनको प्रॉफिट मिल सकता है। और इसीलिए आपको मालूम है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि व्यापार करने सब लोग फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेन, ब्रिटेन, जो हमारे देश का एक ही कंट्री नहीं थी ये, फिर भी यहाँ व्यापार करने के लिए इनमें क्या हुए थे, झगड़े हुए थे। और इस तरह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिलना चाहिए। अगर हमें इनमें से कोई प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर अगर रहता नहीं है, अगर हम ही यहाँ गए तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसको नजर रखते हुए ये आप साथ में क्या वो झगड़े करते रहे, और उनमें से टॉपर पर रही ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा रह सकती है, और इसी को सामने रखते हुए वो भारत की ओर जिसे हम अट्रैक्ट वो होने लगे थे। इसके बाद व्हाट देयर इज द बेसिक फंक्शन फॉर फॉरेन ट्रेड। देखो फिर यहाँ पर बताया है कि आखिरकार विदेशी व्यापार का मूलभूत कार्य क्या है, कोई बता सकता है? जो फॉरेन यहाँ पर बताया कि जो फॉरेन ट्रेड है, मतलब विदेशी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, प्रॉफिट मिलाना। और ये मीन्स इसका उद्देश्य यही रहता है, ये भी हमने पढ़ा है। जो जिसे हम बुनियादी कार्य भी कह सकते हैं, ये उनका प्रॉफिट मिलाना, ये कि उनका कार्य रहता है। और ये देश में अगर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वहां भी वो रुकने वाले नहीं है। अदर कंट्रीज वो व्यापार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहता है कि ये एमएनसी वही ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लेने का प्रयास करता है जिस जगह पर उनको सस्ते से लेबर्स मिलते हैं, कम वेतन में काम वाले वर्कर्स मिलते हैं, और सब जो जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश या ट्रेडिंग करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी भी रहते हैं। ये सब उनको जब अच्छी तरह से मिलते हैं तब वही वो प्रोडक्शन या ट्रेडिंग करने का प्रयास करते हैं। बाद में देखो, टू पुट इट सिंपली, एक यहाँ पर बताए कि सीधा साधा अगर कहे तो ऐसा कहा जाता है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डेमोक्रेटिक मार्केट। देखो यहाँ पर बताया है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की जो अपॉर्चुनिटी उनको जहां मिलती है वही वो ट्रेडिंग करने का प्रयास करते हैं। मतलब विदेशी व्यापार रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजारों से बाहर से बाजारों तक जो पहुंचने का या मूवमेंट करने का जो भी अवसर उनको मिलता है उसी से वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करने का प्रयास करता है। अगर उनको अवसर नहीं, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमने देखे हैं जो सराउंडिंग जो ट्रेडिंग को लगता है, अगर वो उनको वातावरण अवेलेबल नहीं रहता, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी
का समावेश होता है। अगर ये उनके खिलाफ रहती है तो वह उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और इसी अपॉर्चुनिटी के साथ वो घरेलू बाजार से बाहर के बाजारों तक पहुंचती है। और यहां पर बताया है मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज, मतलब अपने देश में तो व्यापार करते हैं, मतलब अपने देशों से बाहर भी वो व्यापार करने का वो प्रयास करती है। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज, मतलब अपने देशों के बाजार से बाहर वो व्यापार करने का या मार्केट फाइंड करने का वो प्रयास करती है, जहां उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि जो उत्पादक है वो केवल अपने देश के बाजारों में सिर्फ बिकते ही नहीं, मतलब क्या कहा बताया है कि प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, मतलब उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में अपने उत्पादन नहीं बेचते, मतलब हमारे देश के बाहर भी और हमारे देश में अदर प्रोडक्शन भी वो सेलिंग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया है बट कैन ऑल्सो कंपेयर द मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब देखो, मतलब विश्व भर में वो सिर्फ व्यापार ही करने का प्रयास नहीं करती, इसके अलावा विश्व भर में जो मार्केट्स रहते हैं, जो एमएनसीज रहते हैं, जो लोकल के जो मार्केट रहते हैं, लोकल की कंपनीज रहते हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकती है। मतलब वो पहले ही सोच लेती है कि अगर हमें इस देश में ट्रेडिंग करना है या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लेना है तो वहां भी तो हमारे कुछ प्रतिस्पर्धी रह सकते हैं जो लोकल के बहुत ही पॉपुलर है, तो उसके साथ पहले से वो तय कर लेते हैं कि हमें कॉम्पीट यानी कि प्रतिस्पर्धी मिल सकते हैं। लेकिन हमारे चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हैंड स्किल से जो कार्य या प्रोडक्शन करते थे उसका स्पीड बहुत कम था, क्वालिटी कम थी, प्राइजेस ज्यादा थे, और इसीलिए जो ईस्ट इंडिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो विनिर्माण जो माल था उसको वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके थे, क्योंकि वो मशीनरी से प्रोडक्शन लिया करते थे और वो उसमें सेटिंग अगर कर देते तो एक साथ का क्या होता है प्रोडक्शन होते रहता है, लेकिन हैंड लेबर का ऐसा नहीं रहता है, उनकी कार्यक्षमता ही मशीनरी जैसी नहीं रहती है, और ऐसे कुछ लिमिटेशंस देखकर हमारा जो मार्केट था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हम कंपेयर नहीं कर सके हैं। और यही यहाँ पर बताया है but can also compete in market located in other countries of the world, यानी कि विश्व के अन्य देशों की बाजार में भी वो प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता वो रखते हैं सिंपली। और इसी प्रकार तो उसको आपको मालूम होगा कि भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी तो भारत के मार्केट दुनिया भर में फेमस थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी भारत के जो उद्योग थे पूरी दुनिया में अच्छी तरह से चल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या, और इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में होने के बाद प्रोडक्शन ज्यादा ही तेजी से हो रहा था, उसकी प्राइस भी कम हो रही थी, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी ज्यादा थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती थी। क्या इस तरह से हमें लगता है फॉर द बायर्स, देखो किस तरह से वो अदर कंट्रीज से कंपेट करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर बताया है सिंपली फॉर द बायर्स इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट इन अनदर कंट्रीज इज वन वे एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स
डेमोस्टिकली प्रोडक्ट्स यानी कि क्या है कि फॉर बायर्स यानी कि खरीदारों के लिए। इससे पहले हमने देखा है कि एमएनसीज क्या करते हैं, जो वहां पर जो स्मॉल कंपनीज रहते हैं उसको खरीद लेते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर प्रोडक्शन का ऑर्डर देते हैं और इस तरह से उनको खरीदने के बाद उस कंपनी पर किस तरह से अपने नाम से ब्रांड बिकते हैं, अपने ब्रांड से उनको प्रोडक्ट्स किस तरह से बिकते हैं, ये हमने देखा है। और इसी के जरिए इसी जैसे यहाँ पर बताया है कि दूसरे देशों में उत्पादन वस्तुओं को आयात उन वस्तुओं को घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्प के विस्तार में हमें मिल सकते हैं। मतलब क्या है कि जब हमारे देश में प्रोडक्शन होता है और वही प्रोडक्शन विदेशों में अगर होता है और एमएनसीज के जरिए वो प्रोडक्शन अगर हमारे कंट्रीज में आता है तो क्या होता है, ये की प्रोडक्शन रहता है, वो कौन सा भी टॉयज हो या स्पोर्ट के हो या अदर कुछ हो, अगर प्रोडक्शन ये ही रहता है तो हमारे घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में भी वही तैयार होता है, वही बिका जाता है और एमएनसी के जरिए अदर कंट्रीज में भी प्रोडक्शन होता है, वो भी हमारे देश में आता है। तो क्या होता है, जो हमारे देश में कंज्यूमर्स रहते हैं या हमारे देश के जो ग्राहक रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज प्रोडक्शन की मिलती है। मतलब इसका एक फायदा हमें देखने को मिलता है कि मार्केट की वजह से ये कंट्रीज में वेरियस गुड्स देखने को मिलते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स मार्केट में रहते हैं तो कंज्यूमर्स का फायदा हो सकता है, क्योंकि वो विकल्प ज्यादा चुनते हैं, वो क्वालिटी भी देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं और इस तरह से उनको ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। और मार्केट की वजह से किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है यह हमें यहाँ बताया गया है। और दूसरा यहाँ पर बताया है इन जनरल, देखो विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड्स, जब व्यापार की शुरुआत होती है, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, मतलब व्यापार की जब शुरुआत होती है तब ये मार्केट में जितने भी गुड्स या वस्तुएं रहते हैं उसकी यहां से वहां तक आना जाना होती रहती है।